गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के पांडे। अब आपका भौतिक रसायन समाप्त हो चुका है, फिजिकल केमिस्ट्री, और अब आपका चलेगा अकार्बनिक रसायन। आप पढ़ेंगे, अब जो भी पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन। आपने लिखा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। इसके अंतर्गत कुछ बेसिक चीजें जानना जरूरी है, क्योंकि अकार्बनिक रसायन में आपका अगला पाठ आएगा पी ब्लॉक तत्व, या उसे कहा जाता है नाइट्रोजन परिवार का तत्व। तो पी ब्लॉक तत्व पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें जानना आपको बहुत जरूरी है। उसको जानने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक चीजें बिना जाने आपको पी ब्लॉक का तत्व समझ में नहीं आएगा। कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी आपका बेस बहुत आवश्यक होता है। आधार आपका मजबूत रहेगा, नींव मजबूत रहती है तो पूरा मकान तैयार हो जाता है बढ़िया और सुरक्षित रहता है। आधार बहुत ही आवश्यक है। अकार्बनिक रसायन, इसका नाम है देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप 3 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट में, अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो फिजिकल आपका समाप्त हो चुका है। इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक का मतलब जिसमें कार्बन न हो, कि उत्पत्ति कहां से हुई अकार्बनिक रसायन, इन पदार्थों की उत्पत्ति अकार्बनिक, जिनमें कार्बन न हो। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो। ऑर्गेनिक, कार्बनिक को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होता है आर्गन, आर्गन माने होता है जीव। जैव स्रोतों से जो जितने प्राप्त होने वाले पदार्थ मिले उनको वैज्ञानिकों ने कार्बनिक के अंतर्गत रख दिया गया। और अकार्बनिक, इसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा। असल इसका मतलब यह निर्जीव स्रोतों से प्राप्त है। निर्जीवों से जितने प्राप्त पदार्थ मिले उनको अकार्बनिक के अंतर्गत रख दिया गया। अब उन्हीं पदार्थों को, अब चूंकि अकार्बनिक के अंतर्गत बहुत पदार्थ आपके मिले, जैसे आप विद्यालय में इतनी संख्या रहती है, आपको एकाएक आपको ले जाके बैठा दिया जाए, कहाँ बैठेंगे? आपके लिए सब व्यवस्था बनी हुई है, कक्षाएं बनी हुई हैं, वर्ग बना हुआ है। जैसे कक्षा 11th में आप पढ़ रहे हैं तो 11th में वर्ग बन गया, वैज्ञानिक वर्ग अलग है, आर्ट साइज अलग है आपका, तो उससे आपको अध्ययन करने में सुविधा मिली। इसलिए वैज्ञानिकों ने सभी तत्वों के अध्ययन के लिए, इनको व्यवस्थित करने के लिए एक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया। आवर्त सारणी, पीरियाडिक टेबल तैयार किया गया। जैसे पीरियाडिक टेबल आपका, जैसे टेबल आपका टाइम टेबल तैयार होता है, आपका टाइम टेबल न बनने के कारण आप देखिए विद्यालय में आप मात्र 6 घंटा रहते हैं, 10 से 4। उस 6 घंटे में आप पूरे विषय पढ़ लेते हैं। उसके बाद आपके पास 18 घंटा बचता है, लेकिन घर पे अगर टाइम टेबल नहीं बना है तो वो सभी विषय आप नहीं पढ़ पाते। क्यों? टाइम टेबल आपका नहीं बना है। बिना समय सारणी के आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, पूरे विषय का तो नहीं हो पाता एक दिन में। आपने स्वयं अपना अनुभव किया होगा। तो इनको व्यवस्थित करने के लिए वैज्ञानिकों ने, मेंडलीफ वैज्ञानिक आए पहले, उन्होंने तत्वों को परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया गया। उन्होंने रखा ये विभिन्न परमाणुओं को परमाणु भार के आधार पर, और एक लाइन का आवर्त नियम दिया कि तत्वों के, देखिए आवर्त, जब आवर्त सारणी तैयार किया तो उन्होंने आवर्त नियम बताया। आवर्त नियम क्या कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह पहला नियम दिया उन्होंने। तत्वों के या तत्वों के गुण कह दीजिए, गुण में भौतिक रासायनिक दोनों आ जाएगा, या भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये पहले उन्होंने दिया, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बेसिक चीजें ये, इसको बराबर ध्यान रखिए। तत्वों को पहले परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया, लेकिन बाद में परमाणु भार में कुछ त्रुटियां आई, क्योंकि परमाणु भार आप देखते हैं, आपको सबका याद नहीं हो पाएगा। परमाणु भार में द्रव्यमान क्षति मास डिफेक्ट तैयार हुआ, मिला, तो परमाणु भार के आधार पर
ये व्यवस्थित करने के बाद में इन्होंने संशोधन करके मेंडलीफ मोजले वैज्ञानिक आए और मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम दिया। आधुनिक आवर्त नियम, इस नियम में कुछ संशोधन किया गया और संशोधन करने के बाद आधुनिक आवर्त नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक सब कुछ वही। उन्होंने परमाणु क्रमांक को आधार मान लिया कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। देखिए मोजले वैज्ञानिक है, उन्होंने उसमें संशोधन किया और कहा कि तत्वों के गुण जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। क्यों परमाणु क्रमांक लिया? क्योंकि आप एक बात जानते हैं, आपने पढ़ा है कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसका मतलब उन्होंने देखा कि परमाणु बना किससे है, परमाणु के घटक कंपोनेंट कौन कौन से किनसे मिलकर के बना है। परमाणु 3 कणों से मिलकर बना है, कण तो और हैं लेकिन मुख्य 3 घटक हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब उन्हीं से मिलकर के बना है परमाणु, तब उन्होंने इसको आधार मान लिया परमाणु क्रमांक और कहा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। अब चूंकि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना है, प्रत्येक परमाणु में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। कुछ परमाणु में कम इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने हैं तो कुछ परमाणु बहु इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बने हैं। तो बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के अंदर रहेंगे कहां? तो परमाणु को उन्होंने परमाणु इलेक्ट्रॉनों को, चूंकि परमाणु का अध्ययन किया गया तो यह देखा गया कि परमाणु का यह नाभिक, ये परमाणु का नाभिक, और इसमें ध्यान उन्होंने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें हैं। तो बाद में इलेक्ट्रॉनों को उन्होंने कक्षाओं में वितरण किया। भाई इतनी संख्या आ जाती है तो जैसे आपको बच्चों को विद्यालय में कक्षाओं में बैठाया जाता है अलग अलग सबको बांट करके, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में व्यवस्थित किया। ये विभिन्न प्रकार की ये कक्षाओं में, ये आपके बाहर जो है ये सब विभिन्न प्रकार की कक्षाएं हैं। कक्षाओं में जब बांटा गया तो बाद में इससे उन्होंने जब आवर्त सारणी किया गया तो इसी इलेक्ट्रॉन विन्यास को आधार मानकर इसमें राग, वर्नर, बरी, ये वैज्ञानिक तमाम प्रकार के आए। राग, वर्नर, बरी, ये तमाम और रसायनज्ञ आए और सब मिलकर के इनको एक आधार माना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधार मान करके तत्वों को ये वर्गीकरण किया और उसके लिए एक आवर्त सारणी तैयार किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आवर्त सारणी की जानकारी रहेगी तभी आप एस ब्लॉक या पी ब्लॉक या किसी भी ब्लॉक का तत्व आपको जानकारी मिल पाएगी अच्छी। तो ठीक है, इसको नोट करना तो कर लीजिए, नहीं तो इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम। हो गया जी? इसको बहुत पहले से आप पढ़ते भी आ रहे हैं, थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दे रहे हैं जिससे कि पुरानी चीज आपकी याद आ जाए, क्योंकि आपको नई चीज आगे पढ़ना है। अब आप ध्यान दीजिए, जो आवर्त सारणी, अब आपको जिससे पी ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक आवर्त सारणी में है कहां? आवर्त सारणी जो आपका तैयार किया उन्होंने बनाया, देखिए इस तरीके से एक जनरल आधार बना दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए आवर्त सारणी का जो आपका पीरियोडिक टेबल बना होगा चार्ट, पुस्तक में आप देखेंगे इस तरीके का आपका आधार बना होगा। अब उन्होंने इलेक्ट्रॉनों को के आधार पर, इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ये पूरी आवर्त सारणी तैयार किया गया और इस आवर्त सारणी में
ये आपका पीरियाडिक टेबल है, आवर्त सारणी। या कहा जाता है पीरियाडिक टेबल। अब बहुत ही महत्वपूर्ण पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भाई अकार्बनिक तत्वों का अध्ययन करना है और सभी तत्व यही व्यवस्थित हैं। जितने भी अकार्बनिक में तत्व आपके हैं वो सब इसी में व्यवस्थित हैं। इसलिए अकार्बनिक चार्ट को जानना बहुत ही जरूरी है। इसके बारे में जान लेंगे तो आपकी जान लीजिए काफी हद तक आपकी पढ़ाई समाप्त हो जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। अब इन्होंने तत्वों को क्या किया, यहां पर आप देखेंगे कि इन तत्वों को कुछ इसमें क्षैतिज तिरछे कॉलम है, ये 7। इस तरीके से तत्वों को तिरछे क्षैतिज कॉलम में कुछ तत्वों को व्यवस्थित किया। इन तत्वों को उन्होंने कहा आवर्त। ये आवर्त सारणी में जो तत्वों को क्षैतिज कॉलम, इस प्रकार से तमाम प्रकार के खाने बने हुए हैं। आपने आवर्त तो इस तरीके बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, व्यवस्थित हो रहे हैं। परमाणु जब बाएं से दाएं चलते हैं, तत्व जब बाएं से दाएं चलते हैं तो इनको कहा जाता है ये आवर्त में चल रहे हैं। तो आवर्त, इनको कहा जाता है आवर्त या पीरियड। ये हो गया। अच्छा, आप जब देख रहे हैं कि ये खाना ऊपर नीचे यहां भी है तमाम, तो इसमें आगे भी तो जाएंगे तत्व। हाइड्रोजन यहां उन्होंने ये व्यवस्थित किया था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से उन्होंने। आप देखिए तत्व इधर भी जाएंगे और इधर ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं। तो अब उन्होंने जो तत्व ऊपर से नीचे, इनको उन्होंने नाम दिया वर्ग। ये इधर, या इनको कहते हैं ग्रुप, वर्ग। और इसमें मुख्य दो है, एक वर्ग और एक आवर्त। अब इसके बाद इन्होंने बांट दिया, 4 ब्लॉकों में बांटा गया, तत्वों को व्यवस्थित किया गया। जिसे आपका सेक्शन ज्यादा जब हो जाता है क्लास, तो बाद में सेक्शन बांट देते हैं, ए बी सी डी इत्यादि। हाँ, इस प्रकार उन्होंने, आपका वैज्ञानिक वर्ग रहता है तो कुछ वर्ग बना देते हैं बी या सी, उसमें केवल वैज्ञानिक वर्ग रहता है। तो इस तरीके से कुछ लड़कियों की रहती है, अलग क्लास बना देते हैं तो उसका क्लास सेक्शन अलग दे दिया जाता है। तो इस तरीके से बाद में ग्रुप को इन्होंने 4 वर्गों में बांटा, जिन्हें कहा जाता है उपकोष। ये 4 प्रकार के उपकोष होते हैं। आपने पढ़ा है यस, पी, डी और एफ। अब यही पी उपकोष, यही आपको पढ़ना है। अब ये कहां है, इसी से सब जानकारी मिलेगी। अब यहां पर इन्होंने इसको 2 भागों में बांट दिया गया, 2 वर्ग। ये आपका यस उपकोष, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन, ये तत्व मिलेंगे, परमाणु मिलेंगे, ये सभी यस उपकोष। इनके अच्छा वर्ग जानना है कि यस में मान लीजिए कितने वर्ग होते हैं। सबसे आसान तरीका, अब आपको ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो आगे का आपका पी ब्लॉक पढ़ना बेकार हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा। यस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। आप ये जानते हैं कि यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो आप ये देखिए, जो ये आवर्त सारणी तैयार की गई है, डी में 10 है, यहाँ सॉरी बोलो नहीं, 10 हो गया। अच्छा, अब यहां पर जो ये आप इलेक्ट्रॉन है, यही जान लीजिए वर्ग हैं, इलेक्ट्रॉन को ही वर्ग। अब जैसे पूछा जाए पी में कितने वर्गों में बांटा गया, पी में कुल 6 वर्ग हैं, जान लीजिए पी में कुल कितने हैं? 6। यस में कितने वर्ग हैं? 2। अब यहां पर यस में 2, आपका 1 और 2। डी में कुल 10 वर्ग, यहां से 3 लेकर 3, 4 से लेकर के आपका 12 तक। भाई 2 और 10, 2 12, 10 वर्ग हो गए। तो डी आपका, ये आपका आ जाता है यस, आपका ये हो गया। डी उपकोष आपका यहां हो गया और पी उपकोष आपका ये है, पी उपकोष या इसको सबसेल कहा जाता है। अब डी आपका पूरे व्यवस्थित है बीच में, और पी आपका जो है, अब यहां कहां शुरू होता है? 10, 2, 12 हो गया ना। देखिए 13 नंबर से 13, 14, 15, 16, 17 और 18 जो लास्ट होता है, इनको शून्य वर्ग भी कहा जाता है। शून्य वर्ग है ये 18 वाला आपका क्या है? शून्य वर्ग आपका।
तो ये आपके पी ब्लॉक के जितने भी तत्व रहेंगे पी उपकोष के आपके इस साइड में व्यवस्थित हैं। डी उपकोष आपका यहां व्यवस्थित है और एफ उपकोष आपका इधर व्यवस्थित है। एफ उपकोष आपका सबसे नीचे यहां पर ये एफ उपकोष है। ठीक है। अच्छा, ये सबसे जब इनको बांट दिया गया, अब इनको पता करने के लिए कि कौन सा परमाणु कहां किस उपकोष में व्यवस्थित है, इसके लिए उन्होंने सबसे आसान तरीका बताया, इलेक्ट्रॉनों का कक्षाओं में वितरण। पहले आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं बोरबरी का नियम, लेकिन बोरबरी के बाद जब आप बाऊ आ गए तो उन्होंने इसको व्यवस्थित करने के लिए, आप फिर से एक बार रिवीजन देख लीजिए, उन्होंने क्या किया कि इस तरीके से आपका यहां दो आपके उपकोष हैं, दो कक्षक हैं यस में, इसलिए उन्होंने दिया 1s 2s 2p 3s। अब देखिए 3 में आपका डी उपकोष भी आता है। 3 में चौथी कक्षा जब आती है, बोलो नहीं, आप सुनिए क्यों, ये इतना हो गया। 5वीं कक्षा आएगी तो 5s 5d और 5 इस तरीके से। अब उन्होंने ये व्यवस्था बनाया, देखिए अगर आपको क्रम नहीं याद है, अगर ये व्यवस्था मालूम है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहीं आपका देखिए ये गलत नहीं होगा। इस तरीके से 6s यहां कर देंगे, ये आपका आ जाएगा। ये इस तरीके से आफ बाऊ वैज्ञानिक है और उन्होंने सबसे आसान तरीका ये दे दिया। ये ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ये उपकोष कक्षाओं को व्यवस्थित किया और इसके बाद अब ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आ जाएगा तभी आप पता कर पाएंगे कि कौन सा तत्व यस उपकोष का है। पूछा जाए जैसे यस उपकोष किसे कहते हैं, यस उपकोष के तत्व कौन कौन से हैं, या यस उपकोष की आवर्त सारणी में स्थिति की योजना कीजिए, तो आपको ये पूछा जाए तो अगर अभी ये देखिए, ये ध्यान करके अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व का, जैसे आपको जनरल एकाक 2 तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी भी तत्व का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपका 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, पहले आपका 1s है, 1s। अब अगर आप क्रम से केवल लिख लीजिए, 1s के बाद आ रहा है 2s, 2s के बाद आ रहा है 2p। अब देखिए, अब यहां आपको यस में आपको पता है कि यस में क्यों बोल रहे बहुत ज्यादा, यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है। यस में कितने हैं? 2। आपने यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया, यहां भी यस है 2 इलेक्ट्रॉन। अब पी में अधिकतम यहां 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 रख सकते हैं, तो आपका पी में 4 और 3 बस। ऑक्सीजन अगर यहां पर मान लीजिए सोडियम ले लिया गया, ऑक्सीजन भी देखिए वही चीज, परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p4 ये हो गया। अगर यहां पर सोडियम का कर दिया जाए, सोडियम का, तो ये आपका देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1। अब देखिए यहां इसके बाहरी कक्षा, इसी से आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वही उस ब्लॉक का तत्व कहलाएगा, उसी उपकोष का तत्व कहलाएगा। तो आपको ये इसको, अच्छा इसको उतारना है, थोड़ा इसको नोट कर लो, इसको नहीं फिर आगे बढ़े हम। एक बात ये ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ बाउ का नियम, ये बढ़ता हुआ क्रम आपको निश्चित रूप से मालूम होना चाहिए। और अब पी उपकोष है, यहां पर पी उपकोष अगर आप पढ़ना है तो पी उपकोष में देख रहे हैं 13 14 15 16 17 18 6 वर्ग हैं आपके। 6 ग्रुप में आपको 13 14 आप 11th में पढ़ चुके हैं, 15 16 17 18 आपको फाइनल में पढ़ना है।
15, 16, 17, 18 यही ट्यूब कोर्स और बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15, 16, 17, 18 पढ़ लिए, आपका किताबें खत्म हो जाएगा लगभग, आपका लगभग आधा तो कोर्स यही है आपका। अब इसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में जो महत्वपूर्ण है, आवर्त सारणी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण नियम है ये दो चीज, क्योंकि जब तत्वों को पढ़ेंगे पी ब्लॉक में तो उनके गुण भी जानना है। तो गुणों को जानने के लिए 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आप जान लीजिए कि पहला है परमाणु का आकार। परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम। परमाणु का आकार कैसे जानेंगे कि कौन परमाणु बड़ा है कौन परमाणु छोटा है, क्योंकि इसी पर आप गुणों को काफी गुण को जानना होगा। तो परमाणु का आकार, परमाणु को कैसे जानेंगे कि कौन सा परमाणु बड़ा है अथवा कौन सा परमाणु छोटा है, इसको जानने के देखिए परमाणु का आकार। अब ये आपका ये आपका परमाणु का नाभिक है, यहां आपका नाभिक है। मान लीजिए आपको ये आपके विभिन्न प्रकार की कक्षाएं हैं इसकी बाहर, और ये नाभिक है, और ये कक्षाओं में देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन है आपके, ये आपके क्या है बाहर इलेक्ट्रॉन है। अब परमाणुओं का आकार देखना है, आकार की कैसे पता लगेगा, यहां नाभिक से जितने दूरी ही वाह्य कोश की दूरी जितनी बढ़ती जाएगी परमाणु का आकार उतना ही बढ़ता जाएगा। परमाणु का अच्छा ये नाभिक है, इसमें नाभिक में धनावेश होता है, धनावेशित नाभिक है। नाभिक में आपका प्रोटॉन होता है और प्रोटॉन आपका धनावेशित है। तो नाभिक का परमाणु का आकार किस पर निर्भर करता है, परमाणु के वाह्यतम कोश पर ही, वाह्यतम कोश की त्रिज्या पर। माने यहां से यहां की जितनी दूरी बढ़ती जाएगी, नाभिक से कक्षा की जितनी दूरी बढ़ती जाएगी, इसी के आधार पर परमाणु का आकार निश्चित हो। परमाणु का आकार किस पर निर्भर करता है, परमाणु के वाह्यतम कोश और नाभिक के बीच की दूरी पर। यानी परमाणु का आकार परमाणु के नाभिक तथा वाह्यतम कोश के बीच की दूरी, और वाह्यतम कोश के बीच की दूरी, नाभिक से वाह्यतम कोश के जब ये बीच की दूरी जब ये करेंगे तो नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी पूरी दूरी, अर्थात त्रिज्या पर निर्भर करता है। ये नहीं, परमाणु का आकार नाभिक से जितना ही दूरी पर परमाणु बड़ा होगा तो विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जितने बड़ा होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन आगे विभिन्न कक्षाओं में आगे जाएंगे। तो परमाणु का आकार जो है जितने ही कक्षा बढ़ती जाएगी उतना ही परमाणु बढ़ता जाएगा। अगर बहुत छोटा परमाणु है तो आपका जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आप देखते हैं परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो देखते हैं 1s1, माने इसके एक ही कक्षा में आपका ये नाभिक है आपका, तो एक ही कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो नाभिक की दूरी बहुत कम हुई, इसका मतलब बहुत छोटा कण है परमाणु। हाइड्रोजन आपका बहुत सूक्ष्म कण है। तो परमाणु का आकार जो निश्चित किया जाता है, परमाणु का आकार परमाणु के नाभिक और उसके वाह्यतम कोश के बीच की दूरी, इस पर परमाणु का। और अच्छा ये नाभिक त्रिज्या क्या होती है, परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस उसके कहा जाता है। परमाणु त्रिज्या परमाणु त्रिज्या यह क्या होता है एटॉमिक रेडियस। देखिए परमाणु त्रिज्या क्या होता है, परमाणु की यहां से यहां तक दूरी नहीं, वाह्यतम कोश की, किसी भी परमाणु के नाभिक और उसके वाह्यतम कोश के जो बीच की दूरी होती है। अब ऐसे यहां से यहां तक की दूरी नहीं ले लेंगे, यहां तक की दूरी नहीं लेंगे, केवल वाह्यतम कोश आपका यहां है,
इसका वाह्यतम कोश यही है आपका। तो परमाणु के नाभिक और वाह्यतम कोश के बीच की दूरी, इसे कहा जाता है परमाणु की त्रिज्या कहा जाता है। लिखिए, देखिए इसको कि किसी परमाणु के नाभिक तथा उसके वाह्यतम कोश के बीच की दूरी परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। परमाणु की त्रिज्या कहलाती है, माने परमाणु की त्रिज्या होता क्या है? नाभिक और वाह्यतम कोश के बीच की दूरी, ये आपकी कहलाती है परमाणु की त्रिज्या। ये हो गया। अब एक पॉइंट और, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट हो गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपका, इसी पर बहुत कुछ आपका निश्चित है, जान लीजिए। ये प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये बेसिक चीजें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद आपका पी ब्लॉक शुरू करेंगे, तो आप इसको जानने से पहले ये चीज जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। ये नाभिकीय आवेश क्या होता है? देखिए, ये आपका धन आयन है आपका, और इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? ऋण आवेश। परमाणु आपका स्थायी होता है, स्थायी क्यों होता है? ये क्या करता है? नाभिक है, ये नाभिक धन आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन को, ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसको कस के दोनों बांधे रहता है, समझ रहा, स्थिर रखता है। और इस पर आवेश जो प्रभाव पड़ता है इस नाभिक पर, वाह्यतम कोश, इस पर जो नजदीक रहेगा नाभिक पर, इस कक्षा का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जितने दूरी बढ़ती जाती है, कक्षा की दूरी जितनी ही बढ़ती जाती है, उतना इस पर प्रभावी आवेश कम होता जाता है। ये ठीक एक दूसरे के विपरीत, माने जितनी ही कक्षा की दूरी, माने त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या अगर बढ़ती जाती है तो नाभिकीय प्रभाव आवेश कम होता जाता है। नाभिकीय प्रभाव आवेश किस पर निकलता है? नाभिक का ये प्रभाव किस पर? आवेश किस पर निकलता है? त्रिज्या पर या कक्षाओं की दूरी पर निर्भर करता है। अच्छा, इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा दे। देखिए, किसी तत्व के नाभिक पर वाह्यतम कोश का प्रभाव प्रभावी, कम चल रहा है, रुक जाओ, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। माने प्रभावी ये, अच्छा इसे 60 एक जान लीजिए, इसे जेफ, आप पुस्तकों में देखेंगे जेफ लिखा रहेगा। जेफ नाभिकीय आवेश को जेट से व्यक्त करते हैं, और इफेक्टिव जेट माने प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसे जेफ से व्यक्त करते हैं, व्यक्त किया जाता है। अब ये वाह्यतम कोश, यहां का नहीं, वाह्यतम कोश, अब जितने अगर
आपका परमाणु माने परमाणु के नाभिक त्रिज्या, तो इस त्रिज्या के एकदम ये जान लीजिए नाभिकीय आवेश जेफ क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, परमाणु त्रिज्या के, परमाणु त्रिज्या। ये अगर एकदम अगर परमाणु त्रिज्या कम होगी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या अगर अधिक हो जाएगी नाभिकीय आवेश घट जाएगा। समझ रहा है? तो ये नाभिकीय आवेश मतलब नाभिक पर जो ये प्रभाव डालता है, वास्तव कोश जितना ही नाभिक पर प्रभाव डालेगा वही उसकी नाभिकीय आवेश कहलाता है। ये हो गया, ऐसा इसको नोट करिए। हो गया? अब इतनी चीजें जब आपको जानकारी हो गई हैं तो अब आपका शुरू होगा ठीक है, ये बेसिक चीजें हो गई हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।